स्वागत करते हैं हम आपका बस्तर विलेजर के इस चैनल में। आज के इस खास मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे ऑफिसर से जो बस्तर के हैं और इस अंदरूनी क्षेत्र के सबसे पहले आईएएस अधिकारी बनकर उभरे। लेकिन इससे पहले शिक्षा की बात हो या बस्तर में विकास की बात हो, कई समस्याओं से लोगों को या अधिकारियों को गुजरना पड़ता है। लेकिन ऐसा अधिकारी जो इस बस्तर संभाग में पहले आईएएस अधिकारी बने और वो भी बस्तर से, तो इनके साथ खास चर्चा तीखे सवालों के साथ भी होगी, क्योंकि वो कई बार कई मामलों में घिरे भी हैं, चाहे वो मंदिर के कॉरिडोर की बात हो या फिर मंदिर निर्माण की बात हो या फिर सड़कों को लेकर कई आम जो नागरिक हैं उनके भी सवाल रहे हैं। तो स्वागत है सर आपका बस्तर विलेजर के चैनल में। मैं इन तीखे सवालों से सबसे पहले जानने के लिए उत्साहित इसलिए भी नहीं हूँ क्योंकि मैं आपके निजी जीवन से सबसे पहले रूबरू होना चाहती हूँ और शायद दर्शक भी। तो 2013 में अपने आईएएस क्रैक किया। इतने बड़े देश के जो परीक्षा में तैयारी करने के लिए आप कैसे अपने आप खुद को प्रेरित किए और कितने साल लग गए आपको सफल होने में, ये आप बताइए। जब मैं कई मंचों पे बात बताया भी हूँ और जो ड्रीम रहा है मेरा, मतलब मेरे जो चाचा जी हैं ओम प्रकाश नंदनवार, तो उन्होंने मुझे बचपन में बोला कि एक दिन बोला कि तेरे को कलेक्टर बनना है। तो मुझे उसके पहले ना ही मुझे आईएएस के बारे में नॉलेज था कि आईएएस क्या होता है, उसके लिए यूपीएससी का एग्ज़ाम देना होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और कमोबेश जो है आपका फर्स्ट सेकंड ईयर तक मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। बस ये दिमाग में ये था कि मुझे आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है, ये मैं आईएएस नहीं कलेक्टर बनना है मुझे। तो इसी सोच के साथ ये था कि मैं हमेशा तो मुझे मतलब वो दिमाग में इस तरह से बैठ गया था कि मैं सुबह शाम उठते जागते एक ही मेरा ड्रीम था कि कलेक्टर बनना है। तो जब मैं मुझे पता चला, फिर धीरे धीरे मैंने इसके बारे में जाना, तो फिर यूपीएससी के बारे में जाना, फिर आईएएस होता है इस तरह से कि आपको कलेक्टर बनने के पहले यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है और उसके बाद फिर आपको आईएएस में सेलेक्ट होना होता है। उसके बाद आप कुछ साल नौकरी करते हैं, एसडीएम बनते हैं, सीओ जिला पंचायत बनते हैं, तो तब आईएएस तैयारी के दौरान इस प्रक्रिया को समझी या मतलब नहीं। जब स्टार्टिंग मैंने जब इसकी तरफ ध्यान देना स्टार्ट किया तो ग्रेजुएशन आते तक मुझे सारा पिक्चर क्लियर हो गया था। और जब जगदलपुर से जब मैं निकला तो इसके पहले मैं बालको में 2004 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ और 2005 में 6 में मैं बालको में काम भी किया कुछ दिनों तक। फिर मुझे लगा कि शायद मैं समय नहीं निकाल पा रहा हूँ पढ़ने के लिए और कुछ जीवन में और बेहतर कर सकता हूँ। इसके पहले इंटरव्यू में मैं शिक्षाकर्मी के इंटरव्यू में भी फेल हुआ क्योंकि उस समय ये था कि पारिवारिक स्थिति ऐसी थी, तो जॉब के साथ मेरा तैयारी करने का उद्देश्य था। तो बट समहाउ शिक्षाकर्मी में हो नहीं पाया। फिर मैं बालको ज्वाइन किया तो वहाँ सिचुएशन वैसी थी, तो मैं बोला कि मैं कुछ और बेहतर कर सकता हूँ। तो वहाँ मैं कुछ समय तक काम किया, तो वहाँ मुझे कुछ जो मेरी सैलरी मिलती थी उससे फिर मैंने आगे की पढ़ाई की और 4 से 5 साल आईएएस की तैयारी में मुझे लगा, क्योंकि जगदलपुर से मैं हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ और जगदलपुर से निकल के उस लेवल तक पहुँचना, तो स्टार्ट मुझे 4 अटेम्प्ट तैयारी के दौरान लगे और उसमें पहले 2 अटेम्प्ट तो मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि नहीं आता था मुझे। आईएएस का आई भी नहीं पता था मुझे, यूपीएससी का यू भी नहीं पता था। तो फिर पहले 2 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद मैं जो है मेरा मेंस में मैं 3rd अटेम्प्ट में दिया और 4th अटेम्प्ट में मुझे जो ईश्वर के आशीर्वाद से और मेहनत से जो है न केवल मैं यूपीएससी क्रैक किया बल्कि आईएएस भी बना और होम कार्डर में मुझे होम कार्डर के रूप में छत्तीसगढ़ भी मिला। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि क्योंकि जब 1998 के पहले बस्तर संभाग बस्तर जिला भी हुआ करता था, तो उसके अभी इसके पहले सुकमा में और दंतेवाड़ा में, तो मुझे दोनों अपने ही जो होम डिस्ट्रिक्ट में सेवा करने का मौका मिला अपने क्षेत्र में। आज के दौर में जनरली लोग रील देखते हैं और जब हम देखते हैं यूपीएससी से रिलेटेड तो विकास दिव्यकीर्ति सर का नाम हमेशा ऊपर में रहता है। लोग उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेरणा के तरीके से देखते हैं उन्हें। तो मैं जानना चाहूँगी कि जब आप तैयारी कर रहे थे ऐसा कौन सा टीचर जिनसे प्रेरणा आपको मिलती रही? मैं बताना चाहूँगा विकास दिव्यकीर्ति सर से मैंने फिलॉसफी भी पढ़ा। अच्छा। और अलग अलग टीचर रहे हैं, बट मतलब दिल्ली में थोड़ा कमर्शियल माहौल ज़्यादा होता है, तो मेरे लिए जो मोटिवेशन ये था कि टीचर्स अच्छे थे निश्चित रूप से। दिल्ली में कोचिंग न केवल एक मार्गदर्शन का माध्यम भी, व्यवसाय का भी माध्यम है। तो और टीचर की भी अपनी जो है
सीमाएं हैं, क्योंकि वो एक क्लास में 200-300 बच्चे पढ़ते हैं, तो वो सबसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। बट वो टीचर्स, जो अच्छे टीचर्स थे, वो हमेशा आपको सपोर्ट करते थे। और मेरे लिए जो इंस्पिरेशन, मेरा जो अपनी जो अंदर अलग थी और सीखने की जो थी, सबसे पहले तो मैं उसको देना चाहूँगा। मेरा एक सवाल है। आज के दौर में ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, मतलब यूपीएससी आप घर रहकर भी पढ़ सकते हैं। कोरोना के दौरान ये ज़्यादा आया, तो आप चूँकि दिल्ली में जाकर रहकर पढ़ाई किए हैं, उसमें और ऑनलाइन पढ़ने में क्या अंतर है? क्या बच्चा, दंतेवाड़ा का बच्चा ऑनलाइन पढ़कर भी यूपीएससी क्रैक कर सकता है, या फिर अभी भी वो जो ऑनलाइन क्लासेस के बजाय जो हम कक्षा में बैठकर जो अनुभव करते हैं, वो दोनों में अंतर है? नहीं, देखिए 2013 में जब मैं आईएएस क्लियर किया, उस समय जो आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा यूट्यूब और इस तरह के चैनल और सोशल मीडिया वो जस्ट इमर्ज हो रहा था। बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट जो है इंडिया में नहीं था वो। बट उस कंटेक्स्ट में होता ये था कि क्योंकि आपको कोई ना कोई, देखिए यूपीएससी में मैं यही बोलता हूँ कि आपको गाइडेंस बहुत जरूरी है। मैंने देखा है कि जिसका सिलेक्शन होता है उसका हर बार सिलेक्शन होता है। एक बार कभी वो आईआरएस बन जाता है, फिर आईपीएस बनता है, आईएएस बनता है, तो जैसा उसकी प्रायोरिटी रहती है वो बनता है। बट अब समय बदल गया। अब मैं अभी भी जो है मैं अपडेट रहता हूँ डेली। जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, नेशनल इंटरनेशनल इशू को डेली मैं कुछ सुनता हूँ। तो कुछ यूपीएससी के चैनल हैं, वो सबसे बेस्ट जगह होते हैं सुनने के लिए, तो मैं अभी भी सुनता हूँ। और मेरा अपना अनुभव ये है कि अगर वो चैनल सही आपको गाइड कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका गाइडेंस, सही मार्गदर्शन। नहीं, वो आपको पता चल जाता है। देखिए जब आप इस फील्ड में आते हैं तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि थोड़ा सा आप लड़खड़ाएं, बट आपको अगर थोड़ा सा जानकारी करते हैं तो जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं और जो पुराने वहाँ तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं जानकारी मिल जाती है। तो अभी जैसे मैं अभी जो बलौदा बाजार में एसडीएम है रोमा श्रीवास्तव जी हैं, जो वो छत्तीसगढ़ की हैं, तो मेरे यहाँ पर मेरा उनसे इंटरेक्शन हो रहा था, तो उन्होंने बताया कि सर मैंने सारा क्लास ऑनलाइन किया, वो भी छत्तीसगढ़ की। तो देखिए ये जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली में ही जाएं या दिल्ली से बाहर रहें, कोचिंग करें या कोचिंग ना करें। यूपीएससी के एग्जाम की रिक्वायरमेंट आपको समझनी पड़ेगी। रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें क्या वो चाहता है, अकॉर्डिंगली हम उसके हिसाब से हैं कि नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस दिन हमको ये पता चल जाता है कि यूपीएससी के एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, उस दिन हमारा सिलेक्शन हो जाता है। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं इसी चीज में फेल हो जाते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। और मैं कई बार बोल चुका हूँ, एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझना इंपॉर्टेंट है। किताबों के बाद दुनिया खत्म है, तो क्या पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या छोड़ना है। तो मैं एक छोटा सा मेरा वाकया है, जब मैं कलेक्टर बनने की तैयारी के लिए निकला था, तो मेरी जर्नी भी कोई ऐसे नहीं रही है कि मैं सीधा स्मूथली आईएएस बन गया। मैं भी बहुत बार गिरा। तो जैसे मैंने साइकोलॉजी ले लिया, फिर उसके बाद पब्लिक एड भी ले लिया। बाद में समझ में आया कि हिंदी माध्यम के लिए सब्जेक्ट उतना अच्छा नहीं था। मतलब देखिए यूपीएससी में, और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था, तो यूपीएससी में आपका नंबर भी आना चाहिए, उसका मार्गदर्शन भी होना चाहिए, कई सारे फैक्टर काम करते हैं सब्जेक्ट को लेकर। तो बाद में मैंने चेंज करके फिलॉसफी भी लिया, ज्योग्राफी भी लिया। तो जब मैं स्टार्टिंग में दिल्ली गया तो कई जो सीनियर्स थे उन्होंने बताया ये इसको इस किताब से पढ़ लो, इस किताब से पढ़ लो। तो मेरे पास करीब इतनी सारी किताबें हो गई थी, मतलब इतनी मैं कह सकता हूँ किताबें मेरे पास रैक में थी, और मैं किताबों का कलेक्टर तो बन गया था। बट जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो आप मानिए मेरे पास एक सिंगल रैक थी, इतने ही किताबें रिक्वायर्ड थी, और उतने ही पढ़ के मैं आईएएस बन गया। तो मैंने इतनी किताबों में से जो किताबें मेरे लिए काम की थी उसको अलग करके, बाकी वहां पर दिल्ली में मार्केट में जो है एक ठीक ठाक रीजनेबल रेट पे किताबें चली जाती हैं दुकानों पे, तो मैं उसको दे दिया, और उतनी ही किताबें। तो मैं जो यूपीएससी का तैयारी है इसके लिए मैं ये बोलता हूँ कि सही दिशा में सही समय पर किया गया सार्थक प्रयास, ये यूपीएससी का मंत्र है। सही दिशा होनी चाहिए। दिशा अगर आपकी गलत है तो भी आपका सक्सेस नहीं हो पाएगा। सही दिशा में किया गया सही समय होना चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि मैं 45 साल में बन जाऊं तो इम्पॉसिबल है। और सही प्रयास होना चाहिए। मतलब मैंने बोला कि सही प्रयास का मतलब हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। प्रयास आपका सही होना चाहिए। अगर आप उतने मोटिवेटेड नहीं है, उतनी मेहनत नहीं करते, यूपीएससी में आपको ये बोले कि मैं 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ के आईएएस बन जाऊंगा, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो रियलिस्टिकली आपको कम से कम 8 घंटे तो पढ़ने ही होंगे, ये मैं मानता हूँ। 6 से 8 घंटे मैं लगभग जो है एवरेज 10 घंटे रोज पढ़ते थे। चूंकि विनीत सर के पास दिल्ली में किताबों का रैक भरा हुआ था,
तो ये जो मेरा अगला सवाल है इसी पर है कि आपने तैयारी के दौरान किन किताबों को प्राथमिकता दी थी? यूपीएससी आपने तो क्लियर कर लिया, अब कलेक्टर बन गए, तो जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए आप क्या क्या सलाह देना चाहेंगे उन्हें? इसमें मैं यही बोलूँगा कि मुझे सेलेक्ट हुए 10 साल हो गए हैं और कुछ बेसिक किताबें जैसे संविधान के लिए डीडी बसु है, तो वो आप दिल्ली में जाएंगे, जैसे आपको कुछ जैसे एनसीईआरटी 6 से 12 हमेशा रेलिवेंट होती है। 6वीं से 12वीं की जो एनसीईआरटी किताबें वो हमेशा रेलिवेंट होती है। और तो क्योंकि समय होता है तो फिर बदल भी जाती हैं, कुछ अच्छी किताबें भी आ जाती है। तो आप जब दिल्ली में तैयारी शुरू करते हैं तो आपको कुछ स्पेसिफिक किताबें हर एक सब्जेक्ट की होती हैं जिसको पढ़ना होता है। तो अगर आपको किताबें आपको मैं अपने अनुभव से बोल सकता हूँ कि कोई भी तैयारी करेगा तो विद इन 1 मंथ में समझ जाएगा कि किस किताब से क्या पढ़ना है। तो वो किताबों ही वो इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि संविधान के लिए मैं डीडी बसु पढ़ता था, संविधान के लिए और भी किताबें आती हैं, लक्ष्मीकांत भी अच्छी किताब है, लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि ऑथेंटिक किताब हो सकती है। मैंने बोला कि मैं डीडी बसु पढ़ता था, कुछ लोग लक्ष्मीकांत से भी पढ़ते हैं, टीएमएच की जो किताब आते हैं तो उससे भी पढ़ते हैं। बट जो लोग मुझे सुनेंगे या फिर जो देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए यही बोलूंगा कि एक कोई भी ऑथेंटिक किताब जो है उसको 10 बार पढ़िए, ना कि 10 किताबों को एक एक बार पढ़िए। तो एक किताब को जब आप 10 बार पढ़ते हैं तो आपको हर बार नई चीजें उस किताब में सीखने को मिलेंगी, और उसको आपको, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद जब आप दूसरी बार पढ़ रहे हैं तो वो आपको ज्यादा अच्छे से ग्रैस्प हो जाएगा। मैंने बोला कि यूपीएससी का एग्जाम का रिक्वायरमेंट समझना है। 10 किताबें पढ़ के अगर आप अपने आंसर को सही तरीके से बता नहीं पा रहे हैं तो वो आपका फेलियर है, और एक किताब को पढ़ के आप अपनी बातों को सही तरीके से लिख पा रहे हैं तो वो आपका सक्सेस है। रिवीजन इज मस्ट, मतलब आप एक ही किताब को बहुत बार पढ़ेंगे और वो रिवाइज होकर आपको याद होता चला जाएगा। अपडेट हो सकता है, मैंने कई बार बोला है कि रूल ऑफ 10%, यदि आप इतने अभ्यस्त हो चुके हैं, इतने आपको किताब में जो है नॉलेज मिल चुका है कि अब उसके अलावा वो किताब में आपको सीखने के लिए कुछ नहीं बचा, जो मैं मानता हूँ कि असंभव है, तो आप कोई दूसरी रेफरेंस किताब, अगर आपके पास समय है तो आप उसमें 10% चीजें अलग होंगी, उसको देख सकते हैं। सफलता के मायने हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं और ये उनकी परिस्थितियों पर ही आधारित होता है। तो मेरा जो दूसरा सवाल है विनीत सर से कि आपके जीवन में आईएएस बनने से पहले का जो संघर्ष रहा है और आईएएस बनने के बाद जब आपको सफलता मिली, तो सबसे बड़ा बदलाव आप क्या महसूस करते हैं? मैं यही बोलूँगा कि ये पूरी जर्नी है। अगर मैं ये बोलूँ कि आईएएस बनने के तत्काल बाद मैं चेंज हो गया तो ये गलत होगा, लेकिन ये जो जर्नी रही है 2006 से लेके आज दिनांक तक की, तो इस दौरान मैंने जो है मेरा जो ज़िंदगी का एक जो सिद्धांत है, बैलेंस इज़ द थ्योरी ऑफ लाइफ, वो मैंने सीखा। उसके बाद मैंने चीज़ों को रैशनल तरीके से कैसे देखा जाए, क्योंकि पहले हम क्या होता है कि मतलब कई बार मैक्सिमम जब आपके पास चीज़ों की समझ थोड़ी कम होती है तो हम एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं कि हर एक, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सिक्के का हर 2 पहलू है, किसी भी चीज़ के 2 पक्ष हैं, उसका सकारात्मक पक्ष भी हो सकता है, नकारात्मक पक्ष। तो इस तैयारी के दौरान जो है मुझे उस चीज़ को सीखने को मिला। उसके बाद जो है मुझे जो है मतलब मुझे लगता है कि जितना मैं तैयारी नहीं करता था उससे ज़्यादा मैं अब काम करता हूँ। तो वो मेरा बेसिक था। तो ज़िंदगी में मैं धीरे धीरे कई सारी चीज़ें, मैं एक शब्द में तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन मैंने गंभीरता भी सीखी, मैंने कार्य के प्रति समर्पण भी सीखा, मैंने लाइफ में बैलेंस करना, क्योंकि मेरी फैमिली भी है तो बैलेंस करना भी सीखा। उसके बाद जो है अगर मैं पॉजिटिव चीज़ बोलूँगा अपनी लाइफ में, मैं आज भी उतना ही लर्नर हूँ। तो मुझे जो, अगर एक लाइन में बोलूँ कि मैं हर दिन सीख रहा हूँ, और ये चीज़ मुझे शायद मैं आईएएस की तैयारी नहीं करता तो मैं सीख नहीं पाता। तो मुझे आज भी, जैसे क्या है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं आईएएस की तब तैयारी नहीं करता, तो नेशनल इंटरनेशनल इशू से मैं बिल्कुल अपडेट रहता हूँ। चाहे आप G20 पूछ लीजिए, जो कुछ हुआ उसके किस तरह से आपकी जो डिप्लोमेसी पे कैसे काम किया गया, या फिर देश की जो है कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे बात कर सकते हैं, तो वो मैं अपडेट रहता हूँ। तो वो चीज़ मुझे शायद, अगर और एक रैशनल जो बुद्धि है, अगर आईएएस की तैयारी नहीं करता तो शायद जिस लेवल पे मैं आज हूँ शायद वो नहीं सीख पाता। विद्या आती है तो कुछ देके जाती है, खाली हाथ नहीं आती रहती। तो मैं उस चीज़ को बहुत उससे मानता हूँ कि ये, मैं इसको बहुत शिद्दत से इस चीज़ को मानता हूँ। आईएएस के एग्ज़ाम जब रिजल्ट लगता है तो इश्तिहार में आईएएस ऑफिसर बनने के बाद कई तरह के जो हेडलाइंस रहते हैं वो बड़े अट्रैक्टिव रहते हैं, जैसे कि
बस का कंडक्टर आईएएस ऑफिसर बना, 3 साल तक काम किया, या ऑटो ड्राइवर का बेटा आईएएस ऑफिसर बना, इस तरीके की चीज़ें होती है। तो सर उस समय जब आईएएस ऑफिसर आप बने तो क्या आपके लिए इश्तिहार में क्या छपा था या क्या हेडलाइन थी? बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस, मतलब ये वाकया है। मुझे एक्चुअली जब यूपीएससी में मेरा सिलेक्शन हुआ तो बस्तर में उस समय मुझे लगता है कि अब तो हर कोई अवेयर है कि आईएएस क्या होता है, यूपीएससी क्या होता है, बच्चा बच्चा समझने लगा है। बट उस जमाने में लोग इतना नहीं समझते थे। तो जब मैं 2013 में सेलेक्ट हुआ तो मुझे आज भी याद है यूपीएससी में मेरी 227वीं रैंक आई थी। तो मैं थोड़ा सा इंट्रो, मतलब इन सब चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा मीडिया में रहने से बचता हूँ थोड़ा सा मैं, मेरी नेचर है वो। तो मेरे दादाजी मुझे बोले यार तू अब तो बन गया, कुछ तो कर ले करके। मैं कहीं नहीं जा रहा था। तब मैं फिर दैनिक भास्कर के कार्यालय में गया और मैं बोला कि भाई मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। अच्छा। मेरी यूपीएससी में 227वीं रैंक है। तो वो दिन भी मुझे आज याद है कि मैं उनके कार्यालय में गया और मेरे दादाजी बोल रहे हैं कि यार कुछ तो छपवा दो तुम के तो मैं गया, फिर उन्होंने छापा कि विनीत की यूपीएससी में 227वीं रैंक। मेरे पास पेपर कटिंग शायद अभी भी होगी। तो इस तरह से मेरे बारे में छपा। बट बहुत कम लोग जानते थे कि बस धीरे धीरे समय के साथ लोगों को ये पता चला कि मैं जब आईएएस बना करके, तो फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि आईएएस ऑफिसर बनने के बाद आप खुद इश्तिहार छपवाने के लिए गए। तो मेरा जो अगला सवाल है वो थोड़ा सा भावनात्मक है, और ये सभी लोग जानना चाहते हैं कि आईएएस अधिकारी बनने के बाद उसकी पावर क्या होती है, ये सब जानते हैं। लेकिन क्या आईएएस अधिकारी कभी रोता है? क्या उसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई दौर आया है जब ऐसी स्थिति में जब उसके पास संभालने के लिए कोई ना रहा हो और उस स्थिति में उसने खुद को मोटिवेट किया हो या रोया हो? तो ऐसा कौन सा पल है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। तैयारी के समय तो मुझे लगता है कि मैं कभी रोया नहीं होऊंगा क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग था। नहीं देखिए, मैं ही नहीं बोलता कि मैं कोई बहुत स्ट्रांग इंसान हूँ, मतलब, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में ये था कि सेलेक्ट होना है। तैयारी की सेलेक्ट रिजल्ट भी आ गया, उसके बाद भी नहीं रहा। लेकिन कई ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जब आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो शायद कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं तैयारी के पहले नहीं रोया, तैयारी के बाद भी रोया हूँ। और तो मैं बस एक बहुत ही रेयरली, टच वुड, मतलब मैं रोया नहीं। मतलब सिलेक्शन के बाद भी मेरे आंख में खुशियों के आंसू, मतलब खुश बहुत था लेकिन आंसू नहीं आए। तो लेकिन हाँ, कभी ऐसे समय आता है, जैसे एक समय था, मतलब वो मेरे लिए सबसे टफेस्ट जो समय था, जब मैं तैयारी कर रहा था। तो सीजीपीएससी का 2008 की वैकेंसी है, वो मेरे लिए सबसे ही, मतलब मुझे सबसे टफेस्ट दौर लगता था। यूपीएससी में समय लगता है, आपको साल भर एग्जाम चलती है और पेशेंस बना कर रखना पड़ता है। 2008 में प्रीलिम्स हो गया यूपीएससी सीजीपीएससी का, और उसके बाद उसमें हाईकोर्ट में, माननीय हाईकोर्ट में 5 साल तक स्टे लगा रहा, और उसका रिजल्ट 2013 में आया। तो जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं जब ना आप आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं, आपको पता है कि प्रीलिम्स हो गया, मेंस देके फेल हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन हो ही नहीं रहा है, तो वो बड़ा कठिन समय था। और मुझे लगता है कि उस समय मैंने काफी ज्यादा, क्योंकि यूपीएससी के प्रिपरेशन में आप धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल कब बीतते हैं पता नहीं चलता है, और आपको क्योंकि उस समय जॉब की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं ये सोचता था कि कहीं किसी तरह से हर कोई जो तैयारी कर रहा है कि जॉब लग जाए करके। बट वो फिर 13 में जब ये हुआ तो फाइनली मुझे आज भी याद है कि 19 अप्रैल 2013 को सीजीपीएससी का रिजल्ट आया, उसमें मेरा नहीं हुआ। फाइनल इंटरव्यू दिया था मैंने। 20 अप्रैल को मध्य प्रदेश पीएससी का मेंस का रिजल्ट आया, उसमें भी मेरा नहीं हुआ। और 3 मई को मेरा रिजल्ट आया आईएएस के लिए, तो उसमें मैं आईएएस बन गया था। तो ये होता है, मतलब उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है, और वो एक पार्ट है। और हमको, जब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं कभी रोता नहीं हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। जब आप फीलिंग वैसी हो तो रोना भी चाहिए। मैं कभी कभी अभी भी रो देता हूँ, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो कभी कुछ ऐसा इशू हो जाता है या सेंटिमेंटल फैमिली को लेके हो जाता है, तो वो नॉर्मल है। अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं रोता तो ये गलत है, बट इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रांग हूँ मैं, ये मैं बोलूँगा। सर आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो कैसा रहा है? आप किस घर से आते हैं? आपकी स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी रही, और कैसे शुरुआत हुई तैयारी के दौरान, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। फाइनेंशियल जो कंडीशन थी घर पे तो बहुत ही, मतलब बुरी थी, और काफ़ी ज़्यादा स्थिति ख़राब थी। मुझे तो आज भी याद है कि आज मैं पहली बार शायद इस बात को बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो है, जब आज भी मैं 12वीं तक मेरे पास 3 ही स्वेटर रहे हैं।
मुझे मालूम है कि मैं पहले बाल विहार विद्यालय में पढ़ता था, तो उसका एक येलो कलर का ऊपर रहता था, कत्था कलर का नीचे, एक वो स्वेटर था। साथ ही में मेरे एक फ्रेंड ने मुझे स्वेटर दिया था क्योंकि उसको छोटा हो गया था, और उसके बाद 11वीं में भी किसी और ने मुझे स्वेटर दिया था। तो परिवार की स्थिति सच में खराब थी। तो मुझे 3 ही स्वेटर मुझे याद है जो 12वीं तक मैंने पहने हैं। उसके बाद मैं कोचिंग पढ़ाता था तो खुद के पैसे से जैकेट खरीदा था। तो वो इतने ही मुझे याद है। तो वास्तव में स्थिति थी, और जिसको बोलते हैं ना, खाने के भी लाले पड़ जाते थे। तो मुझे आज भी याद है कि बारिश के समय में हमारे यहाँ बहुत ही कठिन समय होता था, और नहीं कहना चाहिए बट कई बार ऐसा भी हुआ है कि मतलब घर पे सब्जी नहीं होती थी, शक्कर पानी रोटी खा के भी हम लोग मतलब रहे हैं, मैं और मेरी पूरी फैमिली। तो इससे आप मतलब आकलन कर सकते हैं। हम कई धर्मों को लेकर बात करते हैं, हमेशा उनके नियम होते हैं और वो नियम के आधार पर चले तो शायद समाज में संतुलन बना रहता है। आईएएस भी एक धर्म की तरह काम करता है, ऐसा मुझे लगता है। आईएएस धर्म को आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, देखिए, आईएएस के अगर मैं फुल फॉर्म में जाऊं तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा, तो मैं उसको सेवा की तरह ज्यादा देखता हूँ। तो अगर सेवा को मैं धर्म के रूप में देखूं तो उसमें कहना कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन सर, इसमें भी नियम होते हैं, इनके नियम से चलना होता है। लोगों को कोई भ्रम फैला रहा है तो आप नहीं, तो आप देखिए, सेवा है तो सेवा के हिस्से में ये सारी चीज इंक्लूड हो जाती है। मैंने कई बार बोला कि नजरिए की बात है, तो सेवा, लोगों के बीच में भाईचारा बना के रखना भी एक सेवा है। उसके बाद लोगों के विकास के लिए भी काम करना, वो भी एक सेवा है। लोगों की समस्याओं को दूर करना, वो भी एक सेवा है। गुंडे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करना ताकि वो अच्छे लोगों को परेशान ना कर सके, वो भी एक सेवा है। तो मैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो सेवा वाला पार्ट है, मेरे लिए वही मेरा जो है धर्म है। आपके पूरे 1 साल हो रहे हैं दंतेवाड़ा को, ज्यादा हो गए को 1 साल 4-5 महीने हो रहे हैं, जो कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हालांकि ये प्रोजेक्ट आप अपने मुंह से ही बताएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लोगों को वो सीधे कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। लेकिन आप आने वाले सालों में दंतेवाड़ा को किन ऊंचाइयों पर देखते हैं? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, और दंतेवाड़ा जिले में मैं पोस्टेड हूँ, तो मेरा जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और विकास में जो योगदान है, मैं उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। अब जिले में मैं हर कलेक्टर कहीं ना कहीं जो अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो मैं भी टूरिज्म में मेरा जो है कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा है। और हम लोगों ने जिले में जो, चाहे हम मंदिर कॉरिडोर और आपका रिवर फ्रंट की बात कर रहे हैं, अभी कई जगह पर पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये चीज बन रहा है। और इसके बनने के बाद टूरिज्म का फुटफॉल, अभी भी काफ़ी लोग उसको कौतूहल से देखने आते हैं कि क्या बन रहा है, क्या चल रहा है। तो वो फुटफॉल बढ़ेगा तो लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, लोगों की आय बढ़ेगी। और क्योंकि पर्यटन की बहुत संभावना न केवल टूरिज्म के मतलब रिलीजियस क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में भी। तो हम लोग टूरिज्म में कई सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे वो आपका टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर बनाने की बात हो, ट्राइबल म्यूजियम की बात हो, चाहे ढोलकल के डेवलपमेंट की बात हो, चाहे रिवर फ्रंट कॉरिडोर की बात हो, चाहे आपका और भी ऐसे कई सारे काम हैं जो हम लोग टूरिज्म के लिए लेके रखें। बट ये एक अलग एक पहलू है। जब मैं एज ए कलेक्टर के रूप में देखता हूँ अपने आप को, तो मेरा ये कोशिश रहता है कि बेसिक पे भी काम किया जाए, और जिससे जो सस्टेनेबल हो। मेरा 2 ही नारा है कि बेसिक और सस्टेनेबल। तो हम लोग जैसे कि अभी आप देखेंगे कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल, यूथ हॉस्टल, लाइब्रेरी जो है, जिला ग्रंथालय, वो लगभग पूर्ण होने की स्थिति पे है। उसके बाद आप कटे कल्याण में कल्याण सेंटर हम लोग बन रहा है। उसके बाद आप देखेंगे तो जहाँ जहाँ मतलब कटे कल्याण और कुआंकोंडा में कॉलेज स्वीकृत थे, बिल्डिंग्स नहीं थी, तो उसकी बिल्डिंग भी बन रहे हैं, आश्रम छात्रावास बन रहे हैं, ताकि हायर एजुकेशन में ड्रॉप आउट रेट कम हो सके। उसके बाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोग सड़कों पे काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ कनेक्टिविटी की इशू है। 3 ग्राम पंचायत में जो है नक्सलिज्म की वजह से ऐसे ग्राम पंचायत थे जहाँ पर आज़ादी के बाद तक ड्यू टू नक्सलिज्म बिजली नहीं पहुँच पाई थी, वहाँ पर हम लोगों ने 3 ग्राम पंचायत में आज बिजली पहुँचाया है। उसके साथ साथ आप छू लो, जो आपका NET की तैयारी में आज इतने सारे लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं। लक्ष्य में जो है PSC की तैयारी चल रही है। इंग्लिश की पाठशाला जो है, बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने के लिए है। मार्गदर्शन कार्यक्रम में मैं खुद शामिल रहता हूँ। तो ऐसे मेरे पास अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। निदान शिविर हम लोगों ने किया है, अभी उसके लिए दिल्ली में सम्मानित होने का मौका भी मिलेगा कि नेक्सस ऑफ गुड में उसको अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। तो निदान शिविर में हम लोगों के घर घर तक पहुंचे, 20,000 से ज़्यादा जातीय प्रमाण पत्र बनाए। हजारों रेवेन्यू के जो मामले थे, चाहे वो
आपके नामांतरण के हो, चाहे बंटवारा के हो, चाहे आपके, उसको हम लोगों ने घर घर तक पहुंच के उसको करवाया है। उसके बाद पेंशन के मैटर, तो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन से लेके और भी जो जिले की देशकाल परिस्थिति के हिसाब से जो काम जिले के लिए अच्छा हो सकता है, मैंने अपने तरफ से कोशिश किया है कि हर सेक्टर में कुछ ना कुछ बेहतर काम हो सके। तो सर के कुछ खास कार्यक्रम भी रहे हैं जिसमें मार्गदर्शन के क्लास और जो है अंग्रेजी की क्लासेस जो लगाते हैं वो स्पेशल स्कूलों में बच्चों के लिए प्रोवाइड की जाती है। वो सर के किस उद्देश्य को लेकर कर रहे हैं वो तो आप समझ सकते हैं कि सर शायद जिन परिस्थितियों से होकर गुजरे हैं वो शायद बच्चों में नहीं देखना चाहते हैं, इसीलिए खास। बिल्कुल, जो मैं हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ और देखिए ये लैंग्वेज है, लेकिन अब ग्लोबल लैंग्वेज है, तो मैं हमेशा अपने नींव को, मतलब जो है अपने बेस को ध्यान में रखते हुए, मतलब जो बच्चे हैं उनको गोंडी भी आए, उनको हल्बी भी आए, उनको हिंदी भी आए और उनको अंग्रेजी भी आए, इंग्लिश लैंग्वेज भी आए, तो मल्टीलिंगुअल की अप्रोच पे हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि वो, क्योंकि एक मतलब एक स्टीरियोटाइप मेंटालिटी है कि भाई इंग्लिश आएगी तो आदमी को ज़्यादा उसको समझा जाएगा, बट ऐसा है नहीं। लेकिन फिर भी जब लैंग्वेज है उसको सीखने में कोई बुराई नहीं है, तो हम लोग उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ पे काम कर रहे हैं और काफ़ी सकारात्मक प्रभाव देखने को बच्चों के बीच में मिल भी रहा है। तो अब बारी है कुछ तीखे सवालों की, जो दंतेवाड़ा में हाल फिलहाल काफ़ी चर्चे में रहे, और उनमें से कई सवाल राजनीति और गवर्नेंस को लेकर, जो है गवर्नमेंट को लेकर होता रहता है। और इन्हीं सवालों में से एक है कि प्रशासन और राजनीति क्या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या जो आईएएस का पद है वो पॉलिटिक्स से प्रेरित रहता है? देखिए, मैं हमेशा ये बात बोलूँगा कि हमारे जो देश में संविधान सर्वोपरि है और संविधान में व्यवस्था दी गई है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, सबके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इसका आप देखेंगे तो उद्देश्य एक ही है, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। ये हमारे जो है मेन उद्देश्य है। तो हम लोग की जो भी ये सारी जो व्यवस्थाएं बनाई गई है जनता के शासन के लिए और जनता के उत्थान के लिए, और राजनीतिक जो लोग हैं, जो राजनेता हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं, और लेकिन एक व्यवस्था के तहत मिल के काम करते हैं। और रही बात निश्चित रूप से, देखिए ये ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि कोई घर भी हो तो वहाँ पर भी तकरार आती है, तो निश्चित रूप से क्योंकि एक है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सबकी अलग अलग सोच होती है, अपने अपने फिलॉसफी होती है। और मतलब स्वस्थ समाज में जो है चर्चा होना, द्वंद्व होना, ये भी बहुत जरूरी है। किसी एक ही की बात मानी जाए, किसी और की बात ना मानी जाए, तो ये बहुत गलत है। तो फिर वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसके अपने विचार रखने की हर किसी के पास अधिकार है, तो द्वंद्व होना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर जब तकरार भी होती है लेकिन चीजें आगे बढ़ रही हैं। आप देखेंगे तो ओवरऑल, क्योंकि द्वंद्व भी होगा, चीजें ऐसे ही चलता है, सिस्टम है, और लेकिन चीजें आगे बढ़ती हैं। मैंने यही बोला कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। तो सर एक सीधा सवाल मैं आपसे करती हूँ कि लोग आम जन नॉर्मली कहते हैं कि बैरिकेड की जरूरत नहीं थी, जो तालाब के किनारे जो लगाए गए हैं उसकी जरूरत नहीं थी, मंदिर हाल ही फिलहाल बनाए गए थे जिसे तोड़ा गया, तो ये शायद सरकार का जो खर्च है, ये बर्बादी है, इस तरीके के जो सवाल है ये आम लोगों के। देखिए तो दो चीजें हैं, क्योंकि मैंने बोला कि हर चीज का दो पहलू होता है। हम कभी भी जो है, जैसे हर चीज का दो पहलू है, आपका एक नजरिया हो सकता है, मेरा नजरिया हो सकता है। देखिए आप ये देखेंगे कि बैरिकेडिंग को लेके काफी वो हुआ, एक छोटी सी बात है, कई सारे विवाद होते हैं, लेकिन आप देखिए उस तालाब को बनाने का उद्देश्य क्या था पहले। दूसरी बात, बैरिकेडिंग, आप वहां पर, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि वहां पर धीरे धीरे अतिक्रमण हो रहा था और कोई लोकल अतिक्रमण नहीं थे, ये जो है कोई रसूखदारों का अतिक्रमण था। दूसरी बात, वहां पर आप कई सारे ऐसे पहलू हैं जहां पर महिलाएं भी जाती हैं, बच्चे भी जाते हैं, इन अतिक्रमण की वजह से और भी अनावश्यक लोगों का भी जमावड़ा वहां पर रहता है, तो उससे कहीं ना कहीं वो जो जिस उद्देश्य के लिए वो तालाब बना था तो वो प्रभावित हो रहा था। तो हमारा उद्देश्य उस बैरिकेडिंग को बना के कोई उसको महिलाओं की, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ अतिक्रमण को रोकना था। अब ये बात आप उसको, मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी काम हम लोग करते हैं तो यही रहना है, ये है। दूसरी बात मंदिर की बात है। देखिए अब मंदिर में जो डेवलपमेंट है, मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद अभी आप देखिए कि चीजें वो काफी समय पहले बनी थी, लेकिन अभी जो स्वरूप बदलेगा तो ये इसके हर समय कुछ ना कुछ आपको वैल्यू एडिशन करना होता है। और रिवर फ्रंट और कॉरिडोर बनने के बाद मंदिर में फुटफॉल बढ़ जाएगा। मेरा साक्षात एग्जाम्पल है, मैं इंदौर में 2 साल रहा था, मैं उज्जैन महाकालेश्वर में जाया करता था,
और उस समय उतनी भीड़ नहीं होती थी। गर्भगृह तक जाने के लिए मुझे मुश्किल से 5 से 10 मिनट ही लगते, जब 2007 की बात है। अब वहां पर कॉरिडोर बन गया, मैं खुद देख के आया। तो वहां पर आपका, मुझे लगता है कि जब मैं संडे का दिन था और 10,000 ज्यादा लोग थे वहां पर, पैर रखने की जगह नहीं थी। तो ये आपका एक नजरिया हो सकता है कि, लेकिन उसमें डेवलपमेंट की तो आवश्यकता थी। आप देखिए धीरे धीरे वहां पर कई सारी चीजें थी, कई सारे बाहर के लोग वहां पर मतलब जमावड़ा करके रखे थे। इंक्रोचमेंट मंदिर की जगह पे जो है धीरे धीरे इंक्रोचमेंट हो रहा था, वो पूरा जो नदी के किनारे इंक्रोचमेंट हो रहा था। और इससे, इस काम के होने से यहाँ पर न केवल ब्यूटिफिकेशन बढ़ेगा, मंदिर की भव्यता भी बढ़ेगी, और पर्यटकों के आने से इस पूरे दंतेवाड़ा जिले की ओवरऑल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। तो ये मेरा नजरिया है। देखिए, मैं बोला कि दो सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, एक पहलू हर, और कोई भी चीज कंप्लीटली वो नहीं होती है, तो उसके दोनों पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है। तो सर एक सवाल और मेरा है, जहाँ तक आपने सुरक्षा की बात की, जब मेला मड़ई लगता है तो जहाँ बैरिकेड बना है तो वहाँ लोग दुकानें लगाते हैं। अभी जैसे तीज होता है, ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में था, शायद आप तक पहुँच भी नहीं पाया हो या फिर वो नेगेटिव में चला गया हो, लेकिन मैं आपसे सीधे पूछना चाहती हूँ कि जिस बैरिकेड को लगाया गया है वहाँ तीज के दौरान औरतें लाकर कुछ सामानें बेचती हैं, और मेला मड़ई, फागुन मड़ई के दौरान खिलौने के दुकान लगा करते थे। तो ये जो था, ये कॉन्सेप्ट पुराना था कि वो खुला सा था दंतेवाड़ा, और जो मंदिर था वो जंगलों से घिरा हुआ था। हालांकि वो धीरे धीरे वो खत्म हो गया और डोम में आ गया। आपका एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया, वो काफ़ी अच्छा भी है, मुझे तो पर्सनली पसंद है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट था जंगल के बीच में एक मंदिर का, वो कहीं ना कहीं हमारा जो प्राचीन जो कॉन्सेप्ट था कि जंगल के बीच में जो मंदिर था वो खत्म हो गया है। तो आप इसको किस नहीं, देखिए, मंदिर के पहली बात तो ये बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। जंगल तो धीरे धीरे कम हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि अभी भी जंगल पर्याप्त है। मंदिर के आप पीछे चले जाइए, लेकिन जो फ्रंट वाला एरिया है ये कभी जंगल नहीं रहा। मैं तो जगदलपुर में पैदा हुआ हूँ, और मुझे लगता है कि 2004-05 से हम लोग पैदल आया करते थे हम लोग। तो ये सामने का एरिया तो जंगल अब कभी एक जमाने में रहा होगा। तो हम लोगों ने कभी मंदिर के अंदर का कभी काम नहीं किया। जो बाहर का एरिया था, जो धीरे धीरे इंक्रोचमेंट हो रहा था और जिसमें ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका था, तो वो लिए हैं। तो मैं इससे थोड़ा सा, मेरा विचार अलग है कि मैं मतलब ये जो है जंगल खत्म हो रहा है। पीछे जाके देखिए, आप कभी जाके देखिए, आज भी मंदिर में हिरण आते हैं, और पीछे का काल भैरव बाबा का जो मंदिर है और उसके आसपास का डेंस फॉरेस्ट है। वो मेला मड़ई के दौरान जो और दुकान नहीं, आपकी दुकान बात की जो है वो मैं से ठीक है, आपने उसके लिए प्रशासन हमेशा लोगों के साथ रहा है। और हम लोग अगर कहीं पर उनको, अगर उसको किसी एक उद्देश्य के लिए हम लोगों ने उसको रखा है, तो उसके लिए हम लोगों ने इस चीज को आश्वस्त भी किया है। और पिछले बार जो नवरात्रि का जो पर्व था, तो दुकानों को सिस्टमेटिक अरेंज करने की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी प्रशासन की है, और मैं उस जिम्मेदारी को लेता हूं। और जहां पर भी अगर उनको, ऐसा नहीं है कि उनको हटाया गया है, बस उनको एक अलग जगह पे हम लोग स्थान देंगे, और उसमें वहां पर अपना व्यवसाय वो इजिली कर सकते हैं। लेकिन वो जो पर्पस उसके लिए था, वो शायद मुझे लगा कि आगे चल के धीरे धीरे आज लग रहा है, लेकिन इंक्रोचमेंट जब हो जाएगा तो इंक्रोचमेंट हटाना बहुत कठिन काम है। इंक्रोचमेंट होना, करवाना हो जाता है तो वो आसान हो जाता है, लेकिन हटाना उतना ही कठिन काम है। सड़कों को लेकर मैं बात करना चाहूँगी सर कि दंतेवाड़ा की सड़कें काफ़ी खराब हो चुकी हैं। बिना हेलमेट के या चश्मे के अगर कोई आदमी गाड़ी चलाए, और लगातार इंस्टाग्राम में जो है डिस्ट्रिक्ट के पेज में सवाल आ रहे हैं कि सड़कों पर कब काम किया जाएगा। तो नहीं, जो सड़कें हैं, देखिए, मेन जो आपका जो मेन प्रश्न है वो दंतेवाड़ा से बचेली सड़क को लेके, मैं उस चीज को जानता हूँ। देखिए, वो सैंक्शन सड़क है, राज्य सरकार ने उसके लिए स्वीकृत सड़क है, और अभी उसमें पुल पुलिया का काम चल रहा है। बीच में हम लोग रिपेयर काम भी करवाए थे, और लेकिन बारिश लगातार हो रही है तो वो गड्ढे हो रहे हैं। लेकिन ये जो है, जैसे ही बारिश खत्म होगी तो वो सड़क पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा। पुल जो उसमें 8-10 से ज्यादा जो है पुल और पुलिया का निर्माण होना है। तो जैसी बारिश, क्योंकि काम थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, वो आपका मार्च अप्रैल के आसपास स्टार्ट हुआ था, उसके बाद बारिश शुरू हो गई। तो जो अभी जो दिख रहा है उसको हम लोगों ने करवा भी रहे हैं, बीच बीच में उसमें रिपेयर काम होता भी है। बट जो आगे आने वाले समय में ये पूरी की पूरी सड़क बिल्कुल नया हो जाएगा इसी उद्देश्य से। और जब विकास होता है तो थोड़े बहुत इशू तो रहते हैं, लेकिन बट हम लोग उसको लगातार उस पर काम भी कर रहे हैं। तो मतलब ये कलेक्टेड से लेकर जब दंतेवाड़ा खत्म हो जाता है, वहाँ की सड़कें भी इसी दौरान ठीक हो जाएंगी, क्योंकि कई लोगों का सवाल बिल्कुल, ये एनएच की सड़क है और एनएच से भी हम लोग संपर्क में हैं। ये जो अभी बारिश के समय थोड़े बहुत जो थोड़ी बहुत जो दिख रहे हैं, उसको भी हम लोग निश्चित रूप से ठीक करवा लेंगे। जो नेगेटिविटी की बात है, देखिए, मैं फिर इसके बारे में बोलूंगा कि ये परसेप्शन की बात है, और जब भी कोई अच्छा काम होता है तो कुछ लोग विरोध करेंगे, स्वाभाविक सी बात है।
परसेप्शन की बात है, आपको आपको मतलब भविष्य के हिसाब से काम करना पड़ता है। और जब जब नेगेटिव आई है तो मैंने उसका हमेशा खंडन भी किया है। अगर क्योंकि ये चीज़ें मैंने बोला कि हर कोई, और ये एक सामान्य आम जो है हमारी हैबिट है कि जब हम नेगेटिव चीज़ें सुनते हैं तो उसके कभी हम लोग वो सेकंड साइड को देखते नहीं हैं, हम उसको सिर्फ एक नेगेटिव है, हाँ वो होगा मान लेते हैं। तो अग्नि परीक्षा तो हर किसी को देनी पड़ी है, तो है ना, तो मैं उससे कोई अछूता नहीं हूँ। बट मैं ये बोलता, मैं इतना ये मैं कह सकता हूँ कि जितने भी काम हो रहे हैं आगे आने वाले समय में दंतेवाड़ा के लिए मील के पत्थर साबित होंगे। मुझे लगता है कि कई सवाल नकारात्मक तरीके से लगातार विनीत सर के खिलाफ आई, और कुछ हद तक कुछ जवाब जो लोगों तक पहुंचेगा वो शायद सीधे तौर पर पहुंच पाएगा, क्योंकि अखबार में जब कुछ चीज़ें छपती है तो लोग ब्लेम करने लगते हैं कि ऐसा करवाया गया है। लेकिन आज जब आप इनके मुंह जबानी सुन रहे हैं तो शायद आपको कहीं ना कहीं इस जैसे सेटिस्फेक्शन होगा कि कलेक्टर की जो कही बातें हैं वो निश्चित तौर पर आगे चलकर विकास की ओर ले जाएगी दंतेवाड़ा को। जी। सर, आप चूंकि इस पर बात ही कर रहे हैं, तो लगातार जब ये खबरें आ रही थी आपके खिलाफ, वो जो दबाव था एक तरीके का, आप उसे किस तरह टैकल करते हैं, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी। आदमी जब, मुझे लगता है कि उसको पता है, उसका उद्देश्य पता है, और जो है उसको पता है कि इस काम का रिजल्ट क्या होने वाला है, तो नकारात्मकता तो आएगी आएगी, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैं रामायण भी पढ़ता हूँ, मैं श्रीमद् भागवत गीता से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सीता माता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, और मुझे लगता है कि नेगेटिविटी आती है, लेकिन अगर आपको इंटरनली आप पता है, मैं एक लाइन हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि आप दुनिया में किसी को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप अपने बारे में आपको सब कुछ पता होता है कि मैं कहाँ सही हूँ कहाँ गलत हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं वो काम करता हूँ जिसमें मैं अपने नज़रों में ना गिरूँ। बाकी अगर मेरे बारे में कोई नेगेटिव सोचता है या पॉजिटिव सोचता है तो वो उसका विचार हो सकता है, और मुझे लगता है कि चीज़ें, आपके जो ये विचार हैं वो बदलते भी हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर मैं कोई काम को लेके कर रहा हूँ, उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य कितना महत्वपूर्ण है, और उसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ। मैं अपने नज़रों में गिरना नहीं चाहता, बस मैं उस काम को करता हूँ। बाकी दुनिया मेरे बारे में अच्छी बात है, जो अच्छा बोलते हैं उनके लिए भी उनका भी धन्यवाद, और जो बुरा बोलते हैं उनका भी धन्यवाद। सर, आप हमेशा सुर्खियों में अपने हेल्थ को लेकर रहे हैं, इसकी क्या खास वजह रही है, या कोई ऐसा मजाकिया किस्सा है? मैंने आपको मार्गदर्शन क्लास में भी जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप समझ रहे होंगे, तो मैं वो दर्शकों को भी जो है सुनवाना चाहूँगी कि वो क्या मज़ेदार किस्सा रहा है। देखिए, एक बड़ा ही, हर चीज़ का कभी ना कभी कुछ ना कुछ एक चीज़ें भूतकाल में कुछ ना कुछ उसका कनेक्शन रहता है। तो मैं बचपन में बहुत पतला था, मतलब घर की परिस्थिति वैसी नहीं थी कि, तो मुझे आज भी याद है जब मैं दिल्ली में तैयारी कर रहा था तो मेरा वेट अराउंड 46 या 48 के आसपास था मेरा वेट। मतलब अभी मैं 65 kg का हूँ, ठीक है, स्लिम मतलब लीन मसल है। तो मैं उस समय बहुत पतला था, और मैं बचपन से, मुझे बॉडी बिल्डिंग का बड़ा शौक था, क्योंकि मेरे यहाँ चाचा एक्सरसाइज करते थे, और जो मैं देखता था तो मुझे बहुत, जैसे जब आप बहुत पतले होते हैं तो एक वो कहीं ना कहीं रहता है कि मेरी भी अच्छी बॉडी हो। तो वो मेरा हमेशा से ड्रीम रहा। तो मतलब 2013 तक तो मैं समहाउ धीरे मतलब तैयारियों में ज़्यादातर जुटा रहा। फिर मैंने, लेकिन मेरी एक चीज़ रही है, चाहे वो IAS की तैयारी को लेकर रहा हो, चाहे मेरा कोई भी ड्रीम है, मैं कभी उसको छोड़ता नहीं। तो बाद में ये जो मैंने अपने बॉडी बिल्डिंग को लगातार अपने साथ, क्योंकि 13 के बाद मुझे ऐसे कोई इश्यूज नहीं थे, मैं सेलेक्ट हो चुका था, तो मैंने अपने बॉडी पे फोकस किया, और धीरे धीरे फिर मैंने खैर 6 पैक्स भी मतलब मैं मेंटेन करता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मेरे लिए वो केवल बॉडी बिल्डिंग नहीं रह गया है, मेरे लिए वो एक हेल्दी दिनचर्या का हिस्सा हो गया है अब जिस तरह से, और उसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला है, मुझे जिम करने से, मुझे बॉडी बिल्डिंग से। अब मेरा फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ा है, कंसंट्रेशन बढ़ा है, मैं किसी प्रकार का जंक फूड नहीं खाता हूँ, और मैं कह सकता हूँ कि मैं 98% क्लीन खाना खाता हूँ। तो उसका मुझे फोकस में, ओवरऑल जो है काम करने के परफॉर्मेंस में काफ़ी फ़ायदा मिला। और मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ कि किसी ना किसी फॉर्म में आप एक्सरसाइज करिए, तो कहीं ना कहीं वो आपके ओवरऑल पर्सनालिटी में, प्लस आपके काम करने में, आपकी दिनचर्या में वो 100%, 101% आपको फ़ायदा ही देगा। तो वो आपका वो बेशकीमती समय चला गया। दूसरी बात,
ये जो उम्र होती है मतलब 10वीं से लेके जो आपके कॉलेज तक की, ये सबसे थोड़े और आगे, ये कैरियर बनाने का समय है। मैं ऐसी बात नहीं है, मैं फेसबुक में भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम में भी हूँ, ठीक है, मैं व्हाट्सएप भी चलाता हूँ। मैं ऐसी बात नहीं कि मैं सोशल मीडिया में नहीं हूँ, ट्विटर में भी हूँ मैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मतलब उसको कितना, अगर मैं अपना जो है कि पूरा दिन बैठा रहा हूँ वो उचित नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है कि मैक्सिमम बच्चे जो है, जब भी आप सुनेंगे तो मैं कॉलेज के बच्चों के बीच में ये बात बोल रहा हूँ और ये स्कूल के बच्चों के बीच में बात बोल रहा हूँ, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। अगर मैं भी पूरे समय में मेरा उद्देश्य क्या है, अगर मैं उद्देश्य से भटक जाता हूँ तो उद्देश्य से बचाने के लिए, कि सही बात भी है, आप देखिए आप कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं लेकिन इंस्टा में या फिर फेसबुक में खराब चीजें भी हैं जो आपको आपके दिमाग को डाइवर्ट भी करती हैं। और ये लाइक शेयर कमेंट में जिंदगी सच में मुझे लगता है कि खतरनाक है। अगर आपका देखिए आप बैलेंस करके चलते हैं, मैंने कहा कि मैं इंस्टा में भी हूँ, मैं व्हाट्सएप पे भी हूँ, मैं फेसबुक में भी हूँ, मैं ट्विटर पे भी हूँ, लेकिन मेरी लाइफ का ये है कि मैं ऐसा नहीं करता कि मैं दिन भर हूँ उसमें ऑनलाइन। तो मैं बच्चों को, क्योंकि मुझे मालूम है बच्चे जो होता है उनका मन कोमल होता है, अगर वो अभी तैयारी पे ध्यान देंगे, जब एक बार बन जाएंगे तो आप और भी चला लीजिए, दुनिया के 3-4 और प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, कोई इशू नहीं। अभी ये समय है, मुझे लगता है उन बच्चों का कैरियर बनाने का समय है। तो अगर वो बैलेंस तरीके से अगर दिन भर में 2-3 मिनट चला लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन रील ऐसी चीज है ना, वो एक मुझे लगता है कि नशा की तरह है, वो एक बार चालू होता है तो फिर वो खत्म नहीं होता है, घंटों लग जाते हैं। तो मैं किसी सोशल मीडिया के अगेंस्ट में नहीं, मैं उसके ऑप्टिमम यूज और उसके बहकावे से बचने पे की बात करता हूँ। ये अच्छा लगा जानकर कि जो बातें कही गई हैं बच्चों की वो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि शायद उस वक्त फ़ोन नहीं हुआ करते थे जब हम पढ़ाई के दौर में थे, तो उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था। लेकिन अब बच्चों को कोरोना के दौरान मोबाइल फ़ोन्स दिए तो डाइवर्ट होना वो स्वाभाविक सी बात है, तो उसके लिए ये एकदम सही है। और समय के साथ उन चीज़ों को कैसे टैकल करना है, ये पेरेंट्स को ज़रूर ध्यान देना चाहिए इस पर। इंटरव्यू के आखिरी दौर पर हम पहुंच चुके हैं और मेरा जो अंतिम सवाल है सर आपसे ये है कि आईएएस का जो पद है वो बेहद व्यस्ततापूर्ण होता है। इस दौरान आप अपनी फैमिली के लिए कैसे वक्त निकालते हैं? कठिन होता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आपकी मैंने ये बोला कि मेरे लिए बैलेंस इज द थ्योरी ऑफ लाइफ। मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं दिन भर बच्चों को दे पाऊंगा, तो क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटी कितना मैं टाइम दे सकता हूँ। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरी प्रायोरिटी बहुत फिक्स है, काम के बाद मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है। तो इट डिपेंड्स ऑन प्रायोरिटी टू प्रायोरिटी बेसिस, ठीक है। तो मेरे लिए है तो मैं बिल्कुल समय देता हूँ। हाँ, उतना समय नहीं हो पाता और कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब बिल्कुल समय नहीं दे सकते, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो बच्चे हैं मेरे और जो वाइफ है, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ में रहते हैं, मेरी पूरी फैमिली जगदलपुर में है, तो मैं समय देता हूँ। देखिए कोई भी इंसान इतना व्यस्त नहीं है कि वो अपनी फैमिली के लिए समय नहीं निकाल सके। आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपकी प्रायोरिटी सोशल मीडिया में है, आप तो और समय ज़्यादा उसमें कंज्यूम कर रहे हैं, और या फिर आप फैमिली के लिए समय निकला रहे हैं या अपने बारे में चिंतन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें प्रायोरिटी के ऊपर है। समय थोड़ा कम मिलता है, काम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितना समय बच्चों के साथ हूँ तो पूरा उनको उनके साथ रहूं। और जो है उनको ऐसी बात नहीं है कि हम लोग घूमने भी जाते हैं जब, तो बैलेंस इज द थ्योरी ऑफ लाइफ। जाते जाते हम कुछ मज़ेदार किस्से के साथ इस इंटरव्यू को ख़त्म करना चाहेंगे। आपके जो मसूरी का जो ये सेशन रहा है उस समय तैयारी के बाद आप जब एकेडमी में गए, तो उस समय आपके कुछ मज़ेदार किस्से हो जो आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? नहीं, पूरा जो एकेडमी का जो सफ़र होता है वास्तव में बहुत लर्निंग वाला होता है और उतना ही मज़ेदार होता है, क्योंकि जब उसमें जब एकेडमी में आप होते हैं तो माउंटेन ट्रैकिंग पे आप जाते हैं, बहुत सारे कल्चर एक्टिविटी होते हैं, बहुत सारे दोस्त बनते हैं। तो कई ऐसे किस्से होते हैं जिसका मैं मतलब, जैसे हम लोग माउंटेन ट्रैकिंग पे गए थे, उस समय मुझे अभी भी याद आता है। तो काफ़ी हम लोगों ने एंजॉय भी किया, कल्चर इवेंट में एंजॉय किया और काफ़ी बढ़िया समय रहता है। कोई वो एक किस्सा सर जो आप याद कर रहे हो जिसको बताने में आपकी हंसी छूट जाती हो, ऐसा हाँ, कुछ नहीं एक किस्सा? मतलब हम लोग रात की इस माउंटेन ट्रैकिंग पे गए हुए थे और रात की हम लोगों की पार्टी चल रही थी, तो मुझे लगता है कि वो जो समय था हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया था। तो सारे फ्रेंड्स थे, तो वो मुझे अभी भी याद आता है। और ऐसे कई सारे हैं बट वो एक खास समय था। तो माउंटेन ट्रैकिंग में अभी भी मिस करता हूँ। इसके साथ ही हम बस्तर विलेजर में ये इंटरव्यू को समाप्त करना चाहेंगे। शुक्रिया सर आपका इतनी सारी जानकारी देने के लिए। और मुझे लगता है और उम्मीद है कि जो सवाल जनता के बीच था आज वो यहाँ पर किया गया है और सर के जवाब आप तक पहुँच चुके हैं।
इसी तरह बस्तर विलेजर के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बस्तर से जुड़े रहिए सभी खबरों के लिए, छोटी से छोटी जानकारियों के लिए। नमस्कार।